वाई इंडियाज पुश फॉर मिलेट्स इज येट टू गेन वाइड स्प्रेड ट्रैक्शन। बाजरा के लिए भारत का जोर अभी तक व्यापक रूप से क्यों नहीं बढ़ा? यानी बाजरा के लिए भारत का जोर, तो इंपॉर्टेंट क्या है, भारत के प्रयासों से बाजरा को फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2023 का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, यानी यूएन की ही तरफ से इसे अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अब अगर अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, बाजरे पर इस समय हम खूब पढ़ रहे हैं, बाजरे पर इस समय हम खूब पढ़ रहे हैं, सरकार का भी फोकस है, तो ऐसे में यूपीएससी में ये आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं एक नमूना, तब आपको मजा आएगा। लेकिन पहले न्यूज पढ़ लीजिए कि एडिटोरियल हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो यह एडिटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि और विदेश मंत्रालय, याद रखिएगा, बड़ी अच्छी बात है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि सरकार का ध्यान है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने का भी, खासकर मिलेट्स वगैरह। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट ने मिल करके 2023 में जो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, उसका प्री लॉन्च समारोह, यानी इसको घोषित करने के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। तो बड़ी अच्छी चीज है ये, आपके सामने न्यूज आ गई, याद रखिएगा। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा, और इसका समारोह अभी से प्रारंभ हो चुका है। और यहां पर साफ साफ उन्होंने कहा कि, किसने, विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड-19, इसके अलावा जो भू राजनीतिक संघर्ष चल रहे हैं, कोविड कॉन्फ्लिक्ट, कोविड होगी आपको पता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी जो रशिया यूक्रेन को लेकर के संघर्ष चल रहा है, और क्लाइमेट यानी जलवायु, तो ये तीनों मिलकर के, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको, ये सब आपको याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप खाद्य सुरक्षा पर लिख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर लिख रहे हैं, तो भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कितनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट, ये तीन आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा, अभी भी और आने वाले समय में भी खाद्य सुरक्षा के सामने सबसे बड़े संकट होंगे। ऐसे में खेती और बाजरा की जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा है, और भारत ने जो 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, मतलब घोषित करवाया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसके बहुत महत्व है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, वो भी ऐसी खाद्य सुरक्षा जो न्यूट्रिशन से युक्त हो, ध्यान रखिएगा। तो ये उनके स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, यहां पर यही सारी बात कही गई। अब इसके बाद हम आएंगे मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में मिलेट्स के कितने प्रकार, क्या क्या, चूंकि ये केवल मेंस में नहीं आएगा, इस बार सभी बच्चे तैयार रहेंगे बाजरा पर। आप भूगोल वाले अंदाज में भी पढ़ लीजिएगा, जितना यहां पर मुझसे हो सका है मैंने आपको पढ़ाया है, यानी बताने में जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, समथिंग समथिंग, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। बाजरा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन हम क्यों अपना गंवाएं, जबकि हमें पता है कि पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। तो GS1 मेरे प्यारे बच्चों, इसमें, ठीक है, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें भारत भी शामिल है, याद रखिएगा। तो अब यहीं से यूपीएससी ने 2017 में ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा, देख सकते हैं आप, 2017 में मेरे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए। क्यों पूछा गया? क्योंकि 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था कि नहीं किया गया था, जरा कमेंट करके बताइए फटाफट। तो दलहन की कृषि के लाभों, और 17 में देखिए टपक दिया क्वेश्चन, तो दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द एडवांटेज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस बिकॉज ऑफ व्हिच द ईयर 2016 वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बाय द यूनाइटेड नेशन। तो दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। 150 वर्ड में आपको लिखना। तो आप देख सकते हैं जब यहां से पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी जब यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो दलहन की जगह हम बाजरा कर दें, कैसा रहेगा? दलहन की जगह आप लोग भी सीखिए मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन बनाना, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अच्छे कंटेंट राइटर बन जाइए। हिंदुस्तान में अच्छे कंटेंट राइटर्स की बड़ी कमी है। बाजरा की कृषि, अब मैंने दलहन को रिप्लेस कर दिया बाजरा से, और 2016 को रिप्लेस कर दिया 2023 से। तो आप बताइए नया प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? नया प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया? फटाफट बताएं, नया प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया? तो देख लीजिए आप, यानी बाजरा की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। और यही प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं, सीधा सीधा प्रश्न यहां पर आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लियर बच्चे? तो ये देखिए आप, सेम वही जो मैंने प्रश्न पढ़ा उसको यहां पर मॉडल क्वेश्चन में बना दिया गया, पढ़ लीजिएगा। तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है। व्हाट इज द न्यूज में आप सबको पता ही लग गया, विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आपको पता लग गया। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, वर्ल्ड्स मेन फूड सिक्योरिटी चैलेंज। आप सोचिए ये हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है। अगर मैं केवल आपको सूचना दूं, इस एडिटोरियल में ये कहा गया है, आज की ये न्यूज आई है इसमें ये है, आज की ये न्यूज आई इसमें ये है, ठीक है, जो ऐसा करते हैं उन्होंने ये मतलब लिखा है कि 2 घंटे जो है पीएचडी नहीं करनी है। तो अब आप सर्च करिएगा कौन ऐसा करते हैं,
खैर नहीं भी करिएगा तो कोई मतलब नहीं, मैं तो बस अपनी बात रखा आपके सामने। तो मेरा यहां पर ये मतलब है कि देखिए शब्दकोश इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर वोकैब नहीं है, अगर हमारी 10th की 12th की ग्रेजुएशन की एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो वोकैब हमारे पास यानी शब्दकोश होते नहीं। आपने नोटिस किया होगा, इसमें मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग करा रहा हूं। आप ऑनेस्टी से बताइए कि आंसर लिखते समय शब्द खत्म हो जाते हैं कि नहीं तुरंत, यानी 2 लाइन लिखा समझ में आता भगवान आप क्या लिखे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी 2 लाइन लिखने के बाद क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे आप बताइए, होता है कि नहीं होता? तो जब ऐसा होता है तो इसका समाधान क्या? इसका समाधान है मैं, यानी शाम को 6 बजे ये 2 घंटे का लेक्चर। बिकॉज अब ये सब टर्म आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपके सामने मैं कहता हूं ये टॉपिक ही ना आए, लेकिन अब आपने ये तीनों वर्ड पढ़ लिया और खाद्य सुरक्षा पर तो कुछ ना कुछ हमेशा ही पूछा जाता है। अरे भाई खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ये सिलेबस का पार्ट है इकोनॉमिक्स में, जीएस 3 में, यूनिट 6 नहीं यूनिट 5 चेक करिए आप। एग्रीकल्चर के साथ जो यूनिट लगी हुई है 5, मेरे प्यारे बच्चों याद रखें। तो ऐसे में अब आपको शब्द को खाद्य सुरक्षा पर लिखना, देखिए मिल गया। विदेश मंत्री को हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए। अब जो काम की बात है निकाल लीजिए, लिखिए कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी समस्या है कोविड, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद क्लाइमेट। अब कितनी अच्छी पंक्ति होगी। कोविड भी है, सप्लाई चेन को बाधित कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट भी है, यह भी सप्लाई चेन को बाधित करता है, यानी रशिया और यूक्रेन में हुआ तो आप देख सकते हैं सप्लाई चेन बाधित हुआ। क्लाइमेट, क्लाइमेट आप सबको पता है, हीट बेबाई, हिंदुस्तान का गेहूं का उत्पादन कम हो गया। अब आप सोचिए, मौसम देरी से आया तो भारत में चावल की फसल कम हो गई। ये इस टाइप से चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे तब आएगा शानदार वाला मजा, मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा। तो बस उन्होंने जो कहा वो आप यहां पे समझिए। अब बाजरा के बारे में आपका भी होमवर्क भी है बच्चे, प्रीलिम्स के लिए होमवर्क भी है। तो अब आइए हम इसमें पढ़ते हैं। अब देखिएगा, द वर्ड मिलेट्स इज यूज टू डिस्क्राइब स्मॉल ग्रेन्ड सीरियल्स। अब देखिएगा, यानी मेरे प्यारे बाजरा शब्द का प्रयोग छोटे अनाज वाले, यानी छोटे अनाजों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत से आते हैं, यानी इसमें देखिए स्वर्गम आता है जिसे हम ज्वार कहते हैं, इसमें पर्ल मिलेट यानी जिसे हम बाजरा कहते हैं, इसमें फॉक्स टेल मिलेट, फॉक्स टेल बाजरा जिसे हम कंगनी और इटालियन मिलेट यानी इतावली बाजरा भी कहते हैं। इसके बाद लिटिल मिलेट यानी छोटा बाजरा जिसे हम कुटकी कहते हैं, कुटकी कहते हैं। फिर इसके बाद एक कोदो मिलेट होता है, कोदो बाजरा। एक फिंगर बाजरा होता है, फिंगर मिलेट को हम रागी भी कहते हैं, मडुआ भी कहते हैं। अब प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑब्लिक से बाजरा के अंतर्गत नहीं आते हैं या आते हैं। फिर इसके बाद प्रोसो बाजरा होता है, जैसे चीना या सामान्य बाजरा। फिर बार्नयार्ड मिलेट यानी बार्नयार्ड बाजरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम सावा कहते हैं, सनवा कहते हैं, झंगोरा भी कहते हैं। और ब्राउन टॉप बाजरा जिसे हम कोरले कहते हैं। तो अब आपसे ये पूछा कोरले, सनवा, झंगोरा, सावा ये क्या है? पीटी में ऐसा पूछता है कि नहीं पूछ सकता? अब मान लीजिए इसमें से उठा ले, ये उठा ले, कंगनी, कुटकी, मंडुआ और कोरले, ये सब क्या है? अब आपको अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि बाजरा है। तो आप प्लीज इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। अब आता है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट बाजरा। अब देखिए, जो करंट में चर्चा में होता है वही इतिहास वगैरह में पूछा जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि भारत में बाजरे की खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप बताएंगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता से बाजरा की खेती के प्रमाण मिलते हैं 3000 ईसा पूर्व में। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद आता है कि यह कहां की किस्म, यानी पश्चिमी अफ्रीका, चीन और जापान में भी यह होती है, ध्यान रखिएगा। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सैंडो सभ्यता वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या है? सैंडो सभ्यता वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। आज 130 से अधिक देशों में उगाया जाता है और एशिया और अफ्रीका में आधे अरब यानी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए पारंपरिक भोजन है। इसका मतलब है कि इसे हम कह सकते हैं कि विश्व का पेट भरने वाला अन्न है। और इसको पैदा करने में इसकी जो इंपॉर्टेंस है, चावल और गेहूं के कंपेयर में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। और यह जहां पर वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाता है, याद रखेगा। यानी पानी की कम आवश्यकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बाजरे को आगे लेके आते हैं तो देखिए हमारे लिए मेंस का फिर एक पॉइंट आ गया, एग्रीकल्चर यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एक प्रश्न कि बाजरे की खेती को बढ़ावा देने से हम एक ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाएंगे जो जल गहन, वाटर इंटेंस नहीं होगा। और जो गेहूं, धान, गन्ना आधारित एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न है, वह क्या है? यानी वाटर इंटेंस है। और ऐसे में हम जो है इन्हीं फसलों को ज्यादा उपजाते हैं और इन्हीं का एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम वाटर एक्सपोर्ट भी करते हैं, जल निर्यात करते हैं। अगर हम बाजरा पैदा करेंगे, बाजरा का एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे? वाटर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना ऐसे देश उन्हीं फसलों को ज्यादा बाहर भेजते हैं जो जिसमें जल की मात्रा का कम उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो वाटर एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पता है? एक बार कुछ बच्चे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। वाटर एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, वाटर एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि हम ऐसी फसलों का निर्यात करते हैं जो ज्यादा पानी लेती हैं, यानी जिन फसलों के उत्पादन में ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या है? यानी वाटर का को
कंज्यूम करने वाली फसलें, और जब उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें कहेंगे कि हम पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पानी का मतलब जो एक्चुअल में पानी होता है वो यहां मतलब नहीं है। पानी का मतलब उन फसलों के एक्सपोर्ट से जिसमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वाटर इंपोर्ट का मतलब सेम इसी का उल्टा, ध्यान रखिएगा। तो भारत में बाजरा कब की फसल है? प्रीलिम्स के लिए मुख्यतः ये खरीफ की फसल है, तो पीटी के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए, याद रखें, ठीक है। और 2018-19 के दौरान अगर देखा जाए तो 3 बाजरा की फसलें हैं, बाजरा, ज्वार और रागी। तो देश में जो टोटल फसल होती है, अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर पर फसल होती है तो उसमें से 7% हिस्सा किसका था? बाजरा का था, याद रखिएगा। तो अभी बहुत कम हिस्से पर बाजरा की खेती हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। और हमें यह क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? तो आप देख सकते हैं, यानी अब आपके सामने फिर से प्रश्न है कि बाजरा को भारतीय खेती का आधार क्यों बनाया जाना चाहिए। अब उसका उत्तर यहां पर आ गया, बाजरा को भारत की खेती का आधार क्यों बनाना चाहिए। अब देख सकते हैं आंसर यहां पर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें 7 से 12% तक होता है प्रोटीन, 2 से 5% तक होता है फैट यानी वसा, 65 to 75% होता है कार्बोहाइड्रेट, और 15 to 20% होता है डाइटरी फाइबर, यानी जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आप याद, तो इसको आप रट लीजिएगा। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बाजरा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बताइए। यानी अगर हम अब इसको इंटरलिंक कर दें, IQIP कर दें, क्या कहते हैं, मजा आएगा। IQIP कर दिया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स से, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से IQIP कर दिया जाए, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो बताया जाता है कि भारत में कुपोषण इतना है, वेस्टिंग इतना है, स्टंटिंग इतना है, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी वेस्टिंग और स्टंटिंग की बात को स्वीकार करता है, कुपोषण की बात को स्वीकार करता है। तो ऐसे में अगर हमें कुपोषण को कम करना, वेस्टिंग स्टंटिंग की स्थिति को हमें परिवर्तित करना है, तो बाजरा को एक मुख्य फसल के रूप में लाना है कि नहीं लाना है, फटाफट बताइए। यस। तो आप देख सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं IQIP यहां ये होगा, सामाजिक न्याय की स्थापना में बाजरा की भूमिका, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सोशल जस्टिस की स्थापना में बाजरा की भूमिका, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लॉजिकल चलिएगा, मेरी बातों को मानना नहीं, लॉजिकल। आप कहेंगे यस। सामाजिक न्याय से वंचित लोग कौन है? आप बताइएगा, वही आबादी जो बेस्टेड है, जो स्टंटेड है, जो अंडर नरिश्ड है, यानी कुपोषित, अल्पोषित, स्टंटेड और वेस्टेड जो हमारी पॉपुलेशन है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दिखाई जाती है। तो अगर हम बाजरा के द्वारा उनको ये सारा न्यूट्रिशन उपलब्ध कराते हैं और उनको मुख्य धारा में लाते हैं स्वास्थ्य के स्तर पर, तो क्या ये सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी? वंचित वर्गों को भी क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, डाइटरी फाइबर, यानी जो हमारे थाली का मेन एलिमेंट होना चाहिए वो सब मिल रहा है। इसके माध्यम से सोशल जस्टिस की स्थापना हम कर रहे हैं। इसके बाजरा, अब फिर देखिए जितना IQIP आप कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि बाजरा के द्वारा क्या हम प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को तोड़ सकते हैं? चलिए चलिए बताइए बताइए, बाजरा के द्वारा क्या प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन यानी वंचितता के प्रक्रम को, जो यूपीएससी ने GS1 में पूछा हुआ है, गरीबी और विकासात्मक विषय यूनिट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो यूनिट है, उसको आप जाकर के चेक करिए। प्रश्न पूछा ना प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, तो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन क्या है कि एक बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या है? अंडर नरिश्ड है, बेस्टेड है, स्टंटेड है। अब वो बड़ा होकर के कैसा ह्यूमन रिसोर्स होगा? वीक। उसकी अगली जनरेशन भी वैसी होगी, उसकी अगली जनरेशन। तो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन चलता रहेगा। लेकिन अगर उसे प्रोटीन मिल जाए, उसे फैट मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, डाइटरी फाइबर्स, आहार फाइबर मिल जाए, तो ऑब्वियस है वह स्वस्थ होगा, उसकी अगली पीढ़ी स्वस्थ होगी, और पॉवर्टी का, या हम कह सकते हैं जो डेप्रिविएशन उसका प्रोसेस टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, पॉवर्टी का साइकिल टूटना शुरू होगा कि नहीं, बताइए। तो आप जहां मर्जी इसको आप गरीबी, विकासात्मक विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, समावेशी विकास से संबंधित विषय, जहां मर्जी आप इसको बाजरे को एक एलिमेंट के रूप में एंट्री करा दीजिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो, हम लोग बाजरे पे खेल गए, तो यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं बच्चों कि जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, मेरा एक्सपीरियंस है, बार बार कहता हूं कि लगातार मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, क्यों? क्योंकि आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस डाल सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जब प्रश्न नहीं आते हैं, जवाब देखते रहे यार अब क्या करें, तो जो जिसका दिमाग इधर उधर घूमता है, फिर वो क्या करता है? उस प्रश्न को बना ले जाता है। और ये केवल मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रीलिम्स की भी। अब ऑप्शन देखा, यार क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन तब उसका दिमाग एक्टिव नहीं, गुरु सर ने कहा था IQIP से सब संभव है, फिर वो आइडिया लगाता है ये नहीं होगा। तो जिस बंदे ने आइडिया लगाने की क्षमता डेवलप कर ली, उसको कोई प्रीलिम्स रोक के दिखाए? प्रीलिम्स उनका रुकता है जो पढ़ के गए हैं, रट के गए हैं। तो अगर पढ़ा रटा नहीं आया तो फिर काम खराब हो गए। तो याद रखें, ठीक है, आपको क्या करना है? स्मार्ट बन के जाना, आइडिया लगाने वाला बनना है, ठीक है। ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं इंडिया का मिलेट मैप आगे बताया गया है, आप देख सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे सब बताया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 इन्हीं उद्देश्यों से भारत ने घोषित करवाया है मेरे प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया है। यह प्रस्ताव भारत ने पेश किया, 72 देशों ने इसको स्वीकार कर लिया किया। अब इससे क्या होगा, इसका लक्ष्य क्या होगा? यानी अब यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की क्या फायदे, आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, तो यह भी आपको पता होना चाहिए।
तो इसका मतलब इसका एम क्या है या घोषित करने का उद्देश्य क्या है? अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, किसके बारे में? बाजरा के बारे में। इसके अलावा एक तो ये हो जाएगा अवेयरनेस फैलाना, किसमें अवेयरनेस? पॉलिसी मेकर्स में और लोगों में, दोनों में बाजरा के बारे में जागरूकता फैलाना। दूसरा, इसके उत्पादन और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में इससे सहायता मिलेगी और इसके माध्यम से इसमें निवेश भी आएगा और तब जाकर के यह, यानी अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो और बेहतर ढंग से इसका उत्पादन हो सकेगा, याद रखेगा। अब इसके बाद यहां पर बताया गया कि मोर अबाउट मिलेट्स। तो क्या मिलेट्स पीडीएस में शामिल है? तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो लोग भी पात्र हैं, जो लोग भी एलिजिबल होते हैं, उन परिवारों को चावल मिलता है, गेहूं मिलता है और मोटा अनाज मिलता है, ठीक है ना। कोरस ग्रेन मिलता है, मोटा अनाज, जो 3 रुपए का चावल प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो मिलता है, याद रखिएगा। लेकिन बाजरा का इसमें उल्लेख नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन यह मोटे अनाज में आ जाता है जो यहां पर शामिल किया गया है। तो मोटे अनाज में, इसका मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि हम पीडीएस के अंतर्गत जो है मोटे अनाज की श्रेणी में, हालांकि अलग से बाजरा का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मोटे अनाज की श्रेणी में यह है, तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यह पीडीएस में शामिल है। ऐसे में पीडीएस में बाजरा को बहुत वरीयता के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहिए और इसका फायदा क्या होगा? वही वेस्टेड, स्टंटेड, एनीमिया जो औरतें हैं, सभी में इसका समाधान होगा। वेयर डू बी लैग, यानी अब आते हैं, यानी हम कहां अभी पिछड़ रहे हैं? तो अब यह अभी हम पीडीएस के तहत मोटा अनाज बांटने में यानी कहीं ना कहीं कमजोर है, याद रखेगा। तो ऐसे में यहां पर कहा गया, केंद्र ने अभी एक समिति गठित की थी, एक कमेटी का गठन किया था और इसने कहा है, इस कमेटी ने कहा है कि बाजरा को पीडीएस में शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए? जो मैंने बाजरा पर आप लोगों को आईक्यूआईपी कराया उसी लिए, यानी पोषण संबंधी सहायता, जो पीडीएस के एलिजिबल है, जो पीडीएस के पात्र इन लोगों को पोषण अच्छा मिल सके, इसलिए केंद्र की समिति ने कह दिया है कि बाजरा को पीडीएस में शामिल करना चाहिए, याद रखेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि 2022-23 के दौरान जब खरीफ का सीजन होगा उसमें, यानी वह बड़ी मात्रा में मोटे अनाज की खरीद करेगी, याद रखेगा। और सरकार, लेकिन यहां पर यही है कि केवल ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती, जबकि अभी आपने बड़ी ढेर सारी कैटेगरी देखी है, उनके लिए नहीं करती, केवल 3 के लिए करती है। तो आपको यह कहने की आवश्यकता है कि अन्य सभी जो बाजरा में आते हैं उनके लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की आवश्यकता है, ध्यान रखेगा। तो ये हो गया। अब आता है, अब यहां पे आ जाता है प्रीलिम्स। ये हो गया अब प्रीलिम्स का, यानी मिलेट कहां कहां पाया जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस का मिक्सर चल रहा है। अब यहां पर आता है कि मिलेट्स कहां है, तो ज्वार कहां पाया जाता है, याद रखेगा। ज्वार महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, यूपी में, तेलंगाना में, एमपी में। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, बाजरा कहां पाया जाता है? राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो आप इसको याद रखेगा। अब आता है भारत में बाजरा का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कैसा है, याद रखेगा। तो ऑब्वियस है, यानी कम है। बस आपको इतना ही पढ़ना है कि बाजरा की खपत अभी कम है। अब ये उत्पादन भी कम है तो खपत भी कम है। बाकी आप एक बार चाहें तो देख लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ये वाली स्लाइड बस इतना है कि खपत कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, तो ये आप याद रखेगा। तो ऐसे में अब यहां पर आता है विकासशील देशों के वैश्विक नेता के रूप में भारत। अब देखिए जरा, जो वो प्रश्न पूछा था 2019 में आईआर में, यानी भारत अब इमर्जिंग वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आ रहा है। तो ये जो आप लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, ये भारत के प्रयासों से संपूर्ण विश्व मना रहा है। तो यही है ग्लोबल लीडर की पहचान। तो ग्लोबल लीडर पर अगर आप कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो भी इस अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष को ग्लोबल लीडर भारत के एग्जाम्पल के रूप में आप डाल सकते हैं। तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो विकासशील देशों के वैश्विक नेता के रूप में भारत, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो बाजरा मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के जो लो इनकम वाली कंट्रीज हैं उनमें उगाया जाता है। 2023 को वर्ष यानी अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा और भारत ने खुद को यह घोषित करके, यानी 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करा करके भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने आप को इस एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के लीडर के रूप में आगे बढ़ाया, क्योंकि यहीं पर इसकी खपत सबसे ज्यादा होती है। कैसा लगा? मजा आया कि नहीं मजा आया? ये हुआ आपका दूसरा टॉपिक। अब